हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे मॉक पेपर पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। स्टूडेंट्स ने काफ़ी बार बोला है कि सर जो पीएचडी में एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाले हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी हो या सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, तो ये मॉक पेपर सभी यूनिवर्सिटीज़ में काम आने वाले हैं। या आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, वहाँ पर भी ये काम आएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल हमने उस तरह से रखा है। तो ये जो मॉक पेपर हैं, चाहे जेएनयू हो, डीयू हो, जामिया हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, एसएनडीटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी या छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी ईटीसी, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, ये पेपर वहाँ पर काम आएंगे। प्लस आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूजीसी नेट हो या फिर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो या पीजीटी हो, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम हो, वहाँ पर ये काम आने वाले हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, सब्जेक्ट हमारा ज्योग्राफी और मॉक पेपर नंबर है ये 1। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का लेवल किस तरह से होता है एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द, अब देखिए क्वेश्चन शुरू करने से पहले बता देते हैं आपको। अब कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट आएंगे, सर प्लीज़ हिंदी में भी कराइए, सर हिंदी में कराइए, इंग्लिश में हमें समझ नहीं आता। देखिए आपको पहले क्वेश्चन से पहले ही बता दें कि हिंदी में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब ये गूगल ट्रांसलेशन करेंगे, प्लस फिर चीज़ें उलट पुलट आती हैं, इंग्लिश को ट्रांसलेट करेंगे तो गलत भी होती हैं, और हम आपको पता ही है कंटेंट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। कंटेंट के साथ और स्टूडेंट्स के जो भी आगे के एग्ज़ाम है, ना ही आपका ज़्यादा टाइम किल करते कि बार बार एडवर्टाइज करें, वो भी नहीं करना है। ठीक है, कंटेंट से समझौता नहीं, इसीलिए जहाँ पर हमारा हाथ फिट बैठता है इंग्लिश मीडियम में, तो हम इंग्लिश में ही कराएंगे। अब हिंदी में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। थोड़ा आप देखिए, आप मास्टर्स कर लिए हो, आप पीएचडी करने जा रहे हो, तो थोड़ा आप भी इंग्लिश की तरफ देखिए। बाकी ऐसा नहीं कहते कि हिंदी वालों की वैल्यू नहीं, हिंदी वालों की वैल्यू है, नॉलेज आपकी अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा आप यहाँ पर बाइलिंगुअल होइए। ठीक है, हमें भी आती है हिंदी, स्थला करती हैं, ये बता सकते हैं, लेकिन बीच बीच में बताएंगे भी सारी चीज़ें, लेकिन डिट्टो इंग्लिश में यहाँ पर बिल्कुल नहीं बता पाएंगे कि इस वर्ड टू वर्ड बिल्कुल हिंदी बता पाएंगे। ठीक है, वहाँ यहाँ आप एडजस्ट थोड़ा कर लेना। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग जोग्राफर क्लासिफाइड द लैंडफॉर्म इनटू 3 ऑर्डर्स। किस जोग्राफर ने लैंडफॉर्म को 3 ऑर्डर्स में, मीन्स किस भूगोलवेत्ता ने स्थलाकृति को 3 भागों में बांटा। फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म, सेकंड ऑर्डर लैंडफॉर्म, थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर में जैसा कि कॉन्टिनेंट एंड ओशियन बेसिन्स आते हैं, कॉन्टिनेंट एंड ओशियन बेसिन्स। सेकंड में आते हैं आपके माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, ईटीसी। ठीक है, और थर्ड ऑर्डर में आते हैं जो एक्सोजेनेटिक फोर्स के द्वारा कोई भी लैंडफॉर्म बनता है, स्थलाकृति बनती है। ठीक है, जो फर्स्ट और सेकंड है वो एंडोजेनेटिक फोर्स, अंतर बाह्य बल की वजह से। ठीक है, अंतर बाह्य बल की वजह से। एंड जो एक्सोजेनेटिक है, ये देखिए हिंदी में इसलिए गड़बड़ हो जाती है, तो इसलिए आप कर लेना एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्स। एंडोजेनेटिक की वजह से फर्स्ट ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर एक्सोजेनेटिक की वजह। तो ये दिया था किसने, सैलिसबरी ने। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन का लेवल देखते जाना है, हमने 10 यूनिट से बराबर क्वेश्चन लिए, 5-5-5-5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिलेटेड टू पी वेव्स। जब हम अर्थक्वेक पढ़ते हैं
तो इसके एविडेंस के लिए अर्थक्वेक के जो सोर्सेज हैं पता लगाते हैं किन की वजह से, जो अर्थ के इंटीरियर से, अर्थ के आंतरिक भाग से जो वेव्स आती हैं उनकी वजह से पता लगाते हैं। ठीक है, जिनमें 3 वेव्स पढ़ते हैं हम, पी वेव्स, एस वेव्स एंड लव वेव्स, या इनको सरफेस वेव्स बोला जाता है। तो ये तीनों वेव के बारे में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन हमने लगाया पी वेव से। अब जरूरी नहीं है पी वेव से डिट्टो आ जाए, एस से भी आ सकता है। तो आपको हम यहाँ पर एक तरीका बता रहे हैं कि कैसे आपको तैयारी करनी है। पी वेव्स और आर कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल और कंप्रेशनल वेव्स, बिल्कुल सही है। पी वेव्स आर एनालॉगस टू साउंड वेव्स। ठीक है, पी वेव्स क्या है, साउंड वेव के समानांतर है, जैसी है, जिसमें पार्टिकल्स मूव बोथ टू एंड फ्रो। ठीक है, आगे और पीछे मूव, ठीक है, इस तरह से करते हैं। इन द लाइन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द रे, जिस तरफ रे जाती है उसी डायरेक्शन में, तो ये भी सही है। थर्ड, पी वेव्स ट्रेवल्स विद फास्टेस्ट स्पीड थ्रू सॉलिड मीडियम, बिल्कुल सही है, सॉलिड मीडियम में ये तेजी से भागती है। एंड पी वेव्स ऑल्सो पास थ्रू लिक्विड मटेरियल्स बट देयर स्पीड इज इंक्रीज इन द लिक्विड एज कंपेयर टू सॉलिड। ये स्टेटमेंट गलत है, सॉलिड में स्पीड ज़्यादा होती है, लिक्विड में कम होती है। ठीक है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एविडेंसेस सपोर्ट द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ वैगनर। तो ये वैगनर से रिलेटेड है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, यहाँ पर 2 नाम आते हैं। पहला नाम आता है एफ बी टेलर का, पहला नाम एफ बी टेलर, और दूसरा नाम आता है अल्फ्रेड वैगनर का, अल्फ्रेड वैगनर का। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी अल्फ्रेड वैगनर से रिलेटेड है। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट हैं जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को के एविडेंस को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, जिग्सा फिट ऑफ शोर लाइन्स ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। जिग्सा फिट मतलब कोई एक बॉडी थी वो टूट गई, और अगर उनको जोड़ के देखें, जैसे वुडन पीसीस होते हैं ना, वुडन पीसीस जोड़ कर देखो आप फिट बैठते हैं, ऐसे ही ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं, जैसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका आपने देखा होगा तो इस तरह से है, और अगर आपने साउथ अमेरिका देखा होगा तो इस तरह से। ठीक है, तो उन्होंने बोला है अगर इसको यहाँ फिट कर दिया तो बिल्कुल जैसे पेंजिया से टूटे थे ना, तो ये सपोर्ट करता है, बिल्कुल सही। पहला स्टेटमेंट। सेकंड, रॉक ऑफ सेम एज अक्रॉस द ओशियंस। ठीक है, ओशियंस में सेम एज के रॉक्स का पाया जाना, सही। टिलाइट और प्लेसर डिपॉजिट्स, ठीक है, जो ग्लेशियर होते हैं उसके नीचे जो सेडिमेंट वगैरह होते हैं, ठीक है, उनकी बात की गई है। और पैलियंटोलॉजिकल या फॉसिल के एविडेंस, तो ये चारों स्टेटमेंट ही सपोर्ट करती हैं, चारों एविडेंस सपोर्ट करते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। समझ आया क्वेश्चन कैसे आएंगे, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, बाकी इसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सेंड कर देंगे। अकॉर्डिंग टू ई हॉक कॉन्सेप्ट, ई हॉक के अनुसार विच ऑफ द फॉलोइंग जियोसिंक्लाइन इज नॉट अ पार्ट ऑफ पैलियोजियोग्राफिक मैप ड्रॉन बाय ई हॉग इन मेसोजोइक एरा। ई हॉग ने एक मैप प्रदर्शित किया था, पैलियोग्राफिक मैप। उसमें उन्होंने बताया था किसके बारे में, जियोसिंक्लाइन के बारे में। 4 जियोसिंक्लाइन की बात की थी। ठीक है, 4 जियोसिंक्लाइन की, तो इनमें से कौन सी जियोसिंक्लाइन नहीं है। ठीक है, 5 लैंडमास की बात की थी और 4 जियोसिंक्लाइन की। ये 4 जियोसिंक्लाइन क्या है, डिवाइड करती हैं इन जो 5 यहाँ पर कॉन्टिनेंट्स है, मास है, उनको। तो रॉकी जियोसिंक्लाइन बताया था उन्होंने, यूराल जियोसिंक्लाइन बताया था, सरकम पैसिफिक जियोसिंक्लाइन बताया था,
ब्राज़ील जियोसिंक्लाइन की बात नहीं की थी, एक जियोसिंक्लाइन और है टेथिस जियोसिंक्लाइन। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिलेटेड टू कंट्रोलिंग फैक्टर्स ऑफ वेदरिंग एंड चूज द करेक्ट कोड। ठीक है, वेदरिंग से रिलेटेड, वेदरिंग के कंट्रोलिंग फैक्टर से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, कौन सा कोड सही है। पहला, कार्बोनेट रॉक्स हैविंग मोर सोल्यूबल मिनरल्स आर इजिली अफेक्टेड बाय केमिकल वेदरिंग। जो कार्बोनेट रॉक्स होते हैं, ठीक है, वो क्या है, केमिकल वेदरिंग से इजिली अफेक्ट होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो सोल्यूबल होते हैं पानी में। तो बिल्कुल सही है। अगर आपने चूना पत्थर में पानी मिलाया तो वो घुल जाएगा, सोल्यूबल हो जाएगा। ठीक है। सेकंड, वेल जॉइंटेड रॉक्स आर मोर सब्जेक्टेड टू फिजिकल वेदरिंग। अब कोई रॉक है, ठीक है, वो क्या है, वेल जॉइंट है, जुड़ा हुआ है, हल्का क्रैक आया या हल्का सा क्रैक आने के बाद फिर ये क्या है, टेम्परेचर या फिर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, टेम्परेचर घटना बढ़ना, इसकी वजह से ये अफेक्ट होगा। तो फिजिकल वेदरिंग से ये ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, वेल जॉइंटेड रॉक्स। थर्ड है, केमिकल वेदरिंग इज मोर डोमिनेंट इन ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरिया। जो केमिकल वेदरिंग होती है वो ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरिया में ज़्यादा डोमिनेट दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है और केमिकल वेदरिंग के लिए वाटर की नीड होती है। तो ये भी सही है। मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक इज मोर डोमिनेंट इन द ट्रॉपिकल एंड सेमी एरिड रीजन। ठीक है, मैकेनिकल वेदरिंग के लिए मेन सोर्स क्या है, टेम्परेचर है। ठीक है, टेम्परेचर है, तो ये ज़्यादा एरिड और सेमी एरिड रीजन्स में देखने को मिलती है ज़्यादा फिजिकल वेदरिंग। तो इसमें भी चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सोकोट्रा चागोस रिज ऑल्सो नोन एज। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, रेंज एंड रिज, इन दोनों में अंतर क्या होता है? कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है। ठीक है, अगर नहीं आता है तो ये भी लिख देना है कि सर प्लीज़ एक्सप्लेन, तो आपको कमेंट में ये बता दिया जाएगा। ठीक है, रेंज और रिज में अंतर आपको बताना है। सोकोट्रा चागोस रिज का पूछा है कि इसका दूसरा नाम क्या है। कार्लसबर्ग रिज, सेशल्स मॉरिशस रिज, मेडागास्कर रिज, 90 ईस्ट रिज। देखिए आरपीएससी में 90 ईस्ट रिज से पूछा था कि कौन से ओशियन में है, इंडियन ओशियन में। ठीक है, कहाँ है, इंडियन ओशियन में। ठीक, तो इसका लेकिन करेक्ट आंसर होगा कार्लसबर्ग रिज को सोकोट्रा चागोस रिज बोला जाता है। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, एट ईच प्लेस एवरी डे टाइड ओकर्स आफ्टर। कोई एक प्लेस है, ठीक है, अब यहाँ पर कोई एक प्लेस है, यहाँ पर प्रतिदिन टाइड कितने घंटे बाद आती है। ठीक है, प्लेस ए है, मान लीजिए यहाँ टाइड आई, तो दोबारा से टाइड कब आएगी? ठीक है, ऑप्शन है 24 घंटे, 12 घंटे 26 मिनट, 6 घंटे 13 मिनट या 24 घंटे 52 मिनट बाद। ऐसे क्वेश्चन आते हैं और यही बेसिक क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 12 घंटे 26 मिनट बाद कोई टाइड लौट कर इसी जगह आएगी। अगर पूछा एब, ठीक है, इस जगह, तो वो आती है कितने में, 6 घंटे 13 मिनट में। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ वार्म करंट। अब देखिए, जो जलधाराएं होती हैं, जलधाराएं दो तरह की होती हैं, एक गर्म जलधारा, एक ठंडी जलधारा, एक वार्म करंट, एक कोल्ड करंट। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा है कि इनमें से वार्म गर्म जलधारा कौन सी है, कैनरी, लैब्राडोर, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट या बेंगुला
करंट। कैनरी कोल्ड करंट है, लेब्राडोर कोल्ड करंट है, बेंगुला कोल्ड करंट है, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट क्या है, ये वार्म करंट है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 9, इस तरह के भी आ जाते हैं क्वेश्चन मैचिंग के, स्टेटमेंट के। ठीक है, इनके लिए आप तैयार रहना है, इस तरह से तैयारी आपको करनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। अब देखिए दिक्कत कहाँ आती है, करेक्ट और इनकरेक्ट में ज़्यादा आती हैं। आप पढ़ लेते इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हो और लगा देते हो जल्दबाजी में आंसर, फिर घर आकर कहते हो गलत हो गया। ठीक है, इनकरेक्ट पूछा है रिलेटेड टू थ्योरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ कोरल रीफ एंड अटोल्स। तो यहाँ पर पूछा है जो थ्योरी दी गई हैं कोरल रीफ और अटोल से रिलेटेड, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। सबसिडेंस थ्योरी किसके द्वारा दी गई, डार्विन के द्वारा, बिल्कुल सत्य है एकदम। स्टैंड स्टिल थ्योरी दी गई मुर्रे के द्वारा, ये भी बिल्कुल सही है। ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी डेली के द्वारा दी गई। इक्विलिब्रियम थ्योरी विलियम वेबल के द्वारा नहीं दी गई। इक्विलिब्रियम थ्योरी ये दी गई है किसके द्वारा, न्यूटन के द्वारा। किसके द्वारा, न्यूटन के। और ये रिलेटेड नहीं है कोरल रीफ और अटोल से रिलेटेड है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। विलियम वेबल ने क्या है, प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी दी है। तो नाम से पता लग गया होगा कि किससे रिलेटेड है, वेव से रिलेटेड है। ठीक है, प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी। ठीक है, वे टाइड वेव से ये रिलेटेड है, न्यूटन की थ्योरी हो या विलियम वेबल की थ्योरी है। बाकी ये तीनों थ्योरी किससे रिलेटेड है, कोरल रीफ और अटोल से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सी ओशियन हैज मैक्सिमम सैलिनिटी। यहाँ पर कुछ सी ओशियन बे दिए हुए हैं, इनमें किसकी सैलिनिटी ज़्यादा है। ठीक है, वो आपको यहाँ पर बतानी है। ऑप्शन है रेड सी, बाल्टिक सी, हडसन बे, अंडमान सी। देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें सबसे ज़्यादा सैलिनिटी किसकी है, रेड सी की है। ठीक है, रेड सी की। जब आप ओशियनोग्राफी में सैलिनिटी चैप्टर पढ़ते हो तो ये फैक्ट्स आपको याद कर जाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोर्शन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एनर्जी रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम अ सरफेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड। अब देखिए कोई यहाँ पर सनलाइट आई, टकरा कर फिर वापस चली गई, तो इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट, एल्बिडो, डीग्रेसिंग या कंडक्शन। सिंपली इसको बोला जाता है एल्बिडो। क्या बोला जाता है, एल्बिडो। ठीक है, जो टकरा कर वापस रिफ्लेक्ट हो जाए उसको बोला जाएगा एल्बिडो। और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो टेम्परेचर क्या है, डिक्रीज होता है। ठीक है, सॉरी टेम्परेचर इंक्रीज नहीं डिक्रीज होता है, तो उसको क्या है, नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं। जैसे हाइट पर ऊपर जाओगे और टेम्परेचर डाउन होता जाए उसको नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं। अर्थ के इंटीरियर से जो गैसेस बाहर निकलते हैं उसको डीग्रेसिंग बोलते हैं। कंडक्शन, जो मटेरियल एक दूसरे से टच है और एक तरफ गर्म हुआ दूसरी तरफ भी गर्म हुआ, ठीक है, एटम्स पार्टिकल्स की वजह से, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडक्शन। ये देखी जाती है सॉलिड में। ठीक है, नेक्स्ट है द स्टैंडर्ड एयर प्रेशर एट सी लेवल। सी लेवल पर स्टैंडर्ड एयर प्रेशर कितना होता है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, 1013.25 MB है। नेक्स्ट द थर्मल कॉन्सेप्ट ऑफ द ओरिजिन ऑफ मॉनसून वॉज फर्स्ट प्रोपाउंडेड बाय हेली इन। देखिए मानसून के ओरिजिन से रिलेटेड थर्मल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया, हेली के द्वारा। कब, 1686 में, 1686 में दिया गया था। मिस्ट्रेल हवा से रिलेटेड क्वेश्चन है, मिस्ट्रेल विंड कहाँ बिलो करती हैं। ऑप्शन है सहारा डेजर्ट में, स्पेन एंड फ्रांस में, यूएस से यहाँ पर
ये विंड का ही नाम लिख दिया ब्लिज़र्ड, आप यहाँ पर कनाडा, साइबेरिया कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ब्लिज़र्ड कनाडा, साइबेरिया, यूएसए इस पार्ट्स में चलती है। तो मिस्ट्रेल स्पेन और फ्रांस में देखने को आपको मिल जाएगी, ठीक है। चिनूक यूएसए में याद रखना है। सारा डेजर्ट में हरमटन, तो ये आपको विंड्स याद रखनी है। क्वेश्चन का पैटर्न हमने क्वेश्चन इस तरह से ही लगाए हैं कि आपको क्वेश्चंस का लेवल पता लग जाए कि किस तरह से आते हैं, किस पोर्शन से पूछे जाते हैं। बाकी प्रीवियस ईयर का आपको पेपर हमने सोल्व करा रखा है, आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन और डाइंग ऑफ फ्रंट इज कॉल्ड, फ्रंट का बनना उसको बोलते हैं फ्रंटोजेनेसिस, फ्रंट के बनने को फ्रंटोजेनेसिस और फ्रंट के मरने को फ्रंटोलाइसिस, मरना इन द सेंस कि खत्म हो जाना, तो उसको फ्रंटोलाइसिस बोला जाता है। द एवरेज थिकनेस ऑफ बायोस्फीयर इज अबाउट, बायोस्फीयर जो जीव मंडल है उसकी एवरेज थिकनेस कितनी होती है, अबाउट 30 किलोमीटर तक देखने को मिलती है। द टर्म इकोसिस्टम वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय, जो टर्म इकोसिस्टम है पारिस्थितिकी तंत्र, किसके द्वारा पहली बार ये टर्म बोला गया था? अर्नेस्ट हैकल, अर्नेस्ट हैकल ने टर्म द इकोलॉजी याद रखना है। एजी टेंसले इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। और चार्ल्स डार्विन की थ्योरी आपको पता ही होगा, इवोल्यूशन थ्योरी है, इवोल्यूशन थ्योरी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म, अगर जे ग्रीनेल की बात करें इकोलॉजिकल नीस या इकोलॉजिकल नीस, ये टर्म इनके द्वारा दी गई थी। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, बेसिक चीज़ें। द टर्म बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट फर्स्ट यूज्ड बाय, एजी टेंसले अभी हमने ऊपर बताया, तो इसका करेक्ट आंसर नॉर्मन मेयर्स होगा, ठीक है। व्हाट इज द लोकल नेम ऑफ सवाना रीजन ऑफ ब्राज़ील, ब्राज़ील में सवाना रीजन का लोकल नाम क्या है? तो सराडो है, क्या है? सराडो। चैपरेल्स और चैपरेल्स क्या है? देखिए चैपरेल्स किनको बोला जाता है? जो श्रब्स हैं, झाड़ियाँ कैलिफोर्निया में, जो मेडिटेरेनियन बायोम है कैलिफोर्निया का, उनको क्या है? चैपरेल्स बोला जाता है, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। जैस पीरियड्स बुक किसके द्वारा लिखी गई? अब देखिए पहले आपको 20 क्वेश्चन का ट्रेंड दिखाते हैं कैसे हमने लगाए हैं। 5 क्वेश्चन अगर आपने नोटिस किया होगा स्टार्टिंग के, तो जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड हैं पांचों के पांचों, ये 5 क्वेश्चन जियोमॉर्फोलॉजी से। फिर आपने नोटिस किया होगा 6 से लेकर 10 तक ये ओशियनोग्राफी से रिलेटेड है, देख लीजिए ध्यान से। फिर 11 से देख लीजिए क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड है, 11 से 15 तक। फिर 16 से देखिए आपको मिलेंगे ये बायोजोग्राफी से। अब 21 से आप देखिए आपको मिलेंगे ज्योग्राफिकल थॉट से, जो पूछते हैं ना कि सर सिलेबस क्या है, कैसे तैयारी करें। अपना अगर आप कॉमन सेंस का भी यूज़ करोगे सारी तैयारी खुद ही हो जाती है। अरे ज्योग्राफी का जो सिलेबस यूजीसी नेट का वही सिलेबस आएगा, उससे बाहर तो ऐसा तो है नहीं कि बियॉन्ड पूछ लेंगे आपसे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जैस पीरियड्स बुक किसके द्वारा लिखी गई? हिकेटियस के द्वारा। और हिकेटियस को फादर ऑफ ज्योग्राफी भी बोला जाता है, फादर ऑफ ज्योग्राफी। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं इरेटोस्थनीज और हिकेटियस में कि इनमें से फादर कौन है। इसकी एक्सप्लेनेशन हमने अपने जो ज्योग्राफिकल थॉट के 42 क्लास बना रखी हैं उसमें जाकर देख सकते, 42 प्लस ही होंगी, ठीक है, देख सकते हो आप उसमें जाकर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योग्राफर प्रिपेयर्ड द फर्स्ट क्लाइमेटिक एटलस ऑफ द वर्ल्ड? दुनिया का पहला क्लाइमेटिक एटलस किसके द्वारा बनाया गया? तो अल बालाकी इसका करेक्ट आंसर, अल
बालाखी ध्यान रखना है। हु फॉर्मुलेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ द ज्योग्राफिकल पाइवोट ऑफ हिस्ट्री। अब देखिए लैंग्वेज बदल दी। अगर इसी क्वेश्चन में हम पूछते हार्टलैंड थ्योरी किसके द्वारा दी गई, तो स्टूडेंट्स कर ले जाते हार्टलैंड थ्योरी। अब हमने ज्योग्राफिकल पाइवोट ऑफ हिस्ट्री पूछ लिया तो यहाँ कन्फ्यूज़न हो जाती है। हार्टलैंड थ्योरी या ज्योग्राफिकल पाइवोट ऑफ हिस्ट्री हेल्फोर्ड जे मैकिंडर के द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया। कॉन्सेप्ट प्रोबेबिलिज्म किसके द्वारा पुट फॉरवर्ड किया गया। पॉसिबिलिज्म नहीं पूछा, जल्दबाजी में मत लगा देना पॉसिबिलिज्म, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ दोनों में। प्रोबेबिलिज्म है, ध्यान से देखो, ठीक है। प्रोबेबिलिज्म OH के स्पेट के द्वारा दिया गया है, ठीक, याद रखना। पॉसिबिलिज्म आ जाता है जब आपके यहाँ पर विडेल डी लाब्लास ये सारे आ जाते हैं, फैब्रे, ठीक है, ये विडेल डी लाब्लास या फैब्रे, ठीक है, इनका जिक्र होता है, वो पॉसिबिलिज्म में होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फंक्शनल रीजन। इनमें से फंक्शनल रीजन का कौन उदाहरण है। थार डेजर्ट, यूरोपियन यूनियन, ग्रेट बैरियर रीफ, अमेजन रेन फॉरेस्ट। अब बताइए कौन हो सकता है। कॉमन सेंस का यूज करोगे, आप देखोगे तीन तो यहाँ पर नेचुरल रीजन लग रहे हैं, थार डेजर्ट, ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ, अमेजन रेन फॉरेस्ट। जो यूरोपियन यूनियन है वो एक फंक्शनल रीजन है। कुछ समझ आ रहा है कैसे क्वेश्चन सेट हुए हैं। 5 यूनिट 25 क्वेश्चन, 5-5 लगा दिए। अब देखिए अगर लगे चैनल से आपको हेल्प मिल रही है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो जिन्होंने अब तक नहीं किया है, और शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। ये हमारे चैनल का लोगो है, और आप अगर नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लेना है, और एक प्यारा सा कमेंट भी करना है। बाकी कमेंट वो तो करने ही हैं जो हम क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, वो उसके अलावा भी आप एक और कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानोमामी ट्राइब्स हैबिटेट इज। यानोमामी ट्राइब कहाँ पर रहती है। कोंगो बेसिन, पराना बेसिन, अमेजोन बेसिन या इरावदी बेसिन। तो करेक्ट आंसर होगा इसका अमेजोन बेसिन में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फुटलूज इंडस्ट्री। फुटलूज इंडस्ट्री वो होती है जिसमें आपको रॉ मटेरियल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, कहीं भी आप इसको खोल सकते हो। जूट फुटलूज में नहीं है, आयरन एंड स्टील इनमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। डायमंड फुटलूज इंडस्ट्री है, शुगर नहीं है, क्योंकि शुगर में गन्ना की ज़रूरत होती है, बहुत भारी भरकम माल चाहिए। डायमंड इंडस्ट्री आप कहीं भी खोल सकते हो। कॉम्युलेटिव कोसेशन मॉडल किसके द्वारा दिया गया। सिंपल है, गुन्नार मिर्दाल के द्वारा। नाम जैसे ही आए सीधा सिंपल लगा देना। अब क्या थ्योरी है, कैसे है, ये आप हमारी ज्योग्राफिकल थॉट वाली क्लासेस में देख सकते हो। अ रूरल सेटलमेंट सिचुएटेड अलोंग अ लेक, कोई एक झील है, उस झील के आसपास जो सेटलमेंट पाए जाते हैं उसको क्या बोला जाता है, ठीक है, उसको सर्कुलर पैटर्न बोला जाएगा। मान लीजिए ये कोई झील है, अब चारों तरफ घर हैं, तो सर्कुलर टाइप बन जाता है, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। विच टाइप ऑफ रिसोर्सेज आर सॉइल एंड वाटर। मिट्टी और पानी, मिट्टी और पानी किस तरह के रिसोर्सेज हैं। तो यूबिक्विटस रिसोर्सेज उनको बोला जाता है जो सब जगह अवेलेबल होते हैं। बस लैंग्वेज ज्योग्राफिकल लैंग्वेज रख दी, ठीक है, यहीं फंस गए स्टूडेंट, नहीं कर पाए इस क्वेश्चन को, ठीक है। यूबिक्विटस रिसोर्सेज ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आपने नोटिस किया हुआ ये क्वेश्चन सेटलमेंट ज्योग्राफी एंड रिसोर्स ज्योग्राफी, ठीक है, जिसको इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी बोलते हैं, और मॉडल्स एंड थ्योरीज यहाँ से लिए गए हैं। और कल्चरल ज्योग्राफी, ये जो अगले 20 क्वेश्चन आने वाले हैं ये एक तरह से हमने मिक्स बना दिए हैं।
अब जैसे 31st क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अ ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन वर्ल्ड पैटर्न्स, किसके द्वारा लिखी गई, इसके ऑथर कौन है? ठीक है, ऑप्शन है W.W. वॉटसन, M. जेफरसन, B.J. गार्नियर या G.T. ट्रीवार्था। अच्छे लेवल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप पॉपुलेशन देखकर सोचोगे कि इनमें से कुछ अजीब ही नाम होगा, तो G.T. ट्रीवार्था जो आपने क्लाइमेट में भी, क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन में भी इनका नाम पढ़ा होगा, तो वही G.T. ट्रीवार्था है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ मोसेव ऑफ डिम रीजन किससे रिलेटेड है, किस कंट्री से रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है इजराइल से। ठीक है, इजराइल, आपने अगर देखा होगा एग्रीकल्चर में जो नई टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है कहाँ ज़्यादा होता है, वो आपको इजराइल में देखने को मिलेगा। जो ड्रिप इरीगेशन का कॉन्सेप्ट है वो भी इजराइल का ही देन है। ठीक है, तो मोसेव ऑफ डिम रीजन ये कहाँ है? इजराइल में है। सैबियोनो एंड इलाकानो लैंग्वेज ये किस कल्चरल रीजन में बोली जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है फिलीपींस कल्चरल रीजन में। ठीक है, फिलीपींस वाले एरिया में दोनों लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ बुक एन एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, जो कि पब्लिश हुई थी 1971 में, इसके ऑथर कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा J.T. कोपोक। ठीक है, इन्होंने ग्रेट ब्रिटेन से रिलेटेड यहाँ पर एन एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ये लिखी थी, तो J.T. कोपोक इसका सही आंसर। द स्पेशियल मोबिलिटी ट्रांजिशन थ्योरी इज गिवन बाय, ये जेलेंस्की के द्वारा दी गई। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आप पैटर्न पकड़ लीजिए, उस हिसाब से तैयारी कीजिए। द गोल्ड्स मॉडल ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट से रिलेटेड गोल्ड ने जो मॉडल दिया था उसको क्या बोला जाता है? तो स्पेशियल एक्सप्लोरेशन मॉडल बोला जाता है। हु अमंग द फॉलोइंग यूज द वर्ड अर्बन फ्रिंज फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार अर्बन फ्रिंज टर्म किसने यूज किया था? T.L. स्मिथ ने। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी रहेगा। 1976 की बात है, एक एक्सप्लोजन देखने को मिला था फैक्ट्री में, सेवासो केमिकल फैक्ट्री में। किस कंट्री में है ये सेवासो केमिकल फैक्ट्री, किस कंट्री में थी? तो इटली में। ठीक है, कहाँ पर? इटली। नेक्स्ट है द फेमस स्टडी क्रॉप कॉम्बिनेशन रीजन्स इन द मिडिल वेस्ट USA 1954 कैरिड आउट बाय विच जोग्राफर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो क्रॉप कॉम्बिनेशन यहाँ स्टडी की थी, क्रॉप कॉम्बिनेशन रीजन जो मिडिल वेस्ट है USA का 1954 में किसके द्वारा की गई? J.C. वेवर के द्वारा। एक बुक है जेट स्क्रिप्ट फॉर जियोपॉलिटिक, किसके द्वारा ये लिखी गई? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कार्ल होसोफर के द्वारा ये बुक लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। अब देखिए 40 तक आपने देखे, अब 41 से आपको इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इंडियन ज्योग्राफी 41 से 45 तक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी एज पर 2011 सेंसस। 2011 की जनगणना के हिसाब से यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व किस राज्य का था? तो वो बिहार का था, 1024। ठीक है, तो बिहार इसका सही आंसर है। 42वां, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट अ राइट वाइज ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। या आप सिंपली बोल सकते हो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ब्रह्मपुत्र की कौन सी है? क्वेश्चन की बस लैंग्वेज पकड़ लीजिए, क्या पूछना चाह रहे हैं। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में धनसिरी आती है, तो धनसिरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जेलेप लॉ, जेलेप लॉ से क्वेश्चन है, किन को कनेक्ट करता है जेलेप लॉ? लद्दाख को चाइना के साथ, सिक्किम को भूटान, अरुणाचल को म्यांमार या उत्तराखंड को तिब्बत के साथ? तो सिक्किम को भूटान के साथ जोड़ता है जेलेप लॉ।
खटलिंग और फटिंग ग्लेशियर ये कहाँ पर है? सिंपली ये कहाँ है? उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो ये ग्लेशियर्स जो जम्मू कश्मीर के हैं, लद्दाख के, हिमाचल के, उत्तराखंड के याद रखने। माउंट कामेट कहाँ है? तो ये उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, उत्तराखंड में। अब 5 क्वेश्चन लास्ट के 46 से 50 तक ये आपको कार्टोग्राफी से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, कार्टोग्राफी ये वो पोर्शन है जहाँ स्टूडेंट्स गलत कर जाते हैं क्वेश्चन। कीन इन क्लाइमोग्राफ रिप्रेजेंट, क्लाइमोग्राफ में कीन क्या दर्शाता है? कोल्ड एंड ड्राई, कोल्ड एंड ह्यूमिड, हॉट एंड ड्राई, हॉट एंड ह्यूमिड। तो कोल्ड एंड ड्राई को ये दर्शाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओपन सोर्स जीआईएस सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा ओपन सोर्स जीआईएस सॉफ्टवेयर है? तो ये क्वेश्चन सिंपल आते हैं। ग्रास जीआईएस अगर आपने बेसिक पढ़ा है तो कर ले जाओगे। जैसे पॉलीकोनिक प्रोजेक्शन किसके द्वारा डिजाइन किया गया? फर्डिनेंड राइट, फर्डिनेंड हैसलर, फर्डिनेंड फ्लेमिस्टीड, फर्डिनेंड रेमंड। तो फर्डिनेंड हैसलर के द्वारा ये पॉलीकोनिक प्रोजेक्शन डिजाइन किया गया। लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ये क्या शो करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लोरेंज कर्व को। आज का लास्ट क्वेश्चन है व्हेन द वेवलेंथ ऑफ द इनकमिंग रेडिएशन इज सिमिलर इन साइज टू द एटमॉस्फेरिक पार्टिकल। कौन सी स्कैटरिंग होती है? अगर रेडिएशन आ रही है और पार्टिकल दोनों सेम है तो मी स्कैटरिंग होती है। ठीक है, रेलिग स्कैटरिंग जो आपने देखा होगा स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है? वो रेलिग स्कैटरिंग के कारण होता है। तो मी स्कैटरिंग याद रखना है, करेक्ट आंसर सी हो जाए। तो ये हमने जो पेपर है वो पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर बनाया है। अगर लगे आपको यूज़फुल लगा है मॉक पेपर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना बाकी स्टूडेंट के साथ। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अपना ध्यान रखें, अच्छे से तैयारी करते रहें। थैंक यू।